नमस्कार। इस विस्तृत ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए बिना देर किए सीधे शुरुआत करते हैं और बुनियादी रासायनिक नियमों को बारीकी से समझते हैं। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि हमारे आसपास की हर भौतिक चीज आखिर काम कैसे करती है और बनती कैसे है। तो इस मास्टर बिल्डर गाइड का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम एलिमेंट ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर रिएक्टिविटी पावर रैंकिंग पर जाएंगे, उसके बाद आयनिक बांड की संरचना समझेंगे, फिर बात करेंगे पृथ्वी से धातुओं को निकालने की, और अंत में मिश्र धातु यानी अलॉयज और उनकी सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। तत्व ब्लूप्रिंट, जिसका मतलब है अपनी भौतिक दुनिया की एक बुनियादी सूची तैयार करना। अब जटिल डेटा में उलझने से पहले इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास धातुएं यानी मेटल्स हैं, जो आमतौर पर चमकदार और ठोस होती हैं। ये बिजली की बहुत शानदार सुचालक हैं, बिल्कुल हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले तांबे के तारों की तरह। और दूसरी तरफ हैं अधातुएं यानी नॉन मेटल्स, जो काफी भंगुर होती हैं, चमकहीन होती हैं और गर्मी या बिजली का संचालन बिल्कुल नहीं करती, जैसे कि कोयला। खैर, इस मास्टर मैट्रिक्स की सबसे मजेदार बात इसके अपवाद हैं, क्योंकि प्रकृति हमेशा नियमों से बंधी नहीं रहती। जरा सोचिए, पारा यानी मर्क्यूरी एक धातु है, लेकिन फिर भी वो कमरे के तापमान पर लिक्विड रहता है। और सोने का लचीलापन इतना हैरान करने वाला है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। रासायनिक हस्ताक्षरों की बात करें तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। पोटेशियम और सोडियम इतने आक्रामक और अस्थिर होते हैं कि हवा के संपर्क में आते ही जल उठते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके बिल्कुल विपरीत तांबा और चांदी जैसी धातुएं पानी के प्रति पूरी तरह से अभेद्य हैं। यही कारण है कि सदियों से इंसान सिक्के बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करता आ रहा है। भाग 2 पर आते हैं, प्रतिक्रियाशीलता पावर रैंकिंग यानी तत्वों के जुड़ाव के नियम। यहीं पर विस्थापन प्रतिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात आती है। इसे बचपन में खेले जाने वाले म्यूजिकल चेयर्स के गेम की तरह समझा जा सकता है, जहां जो ज्यादा ताकतवर और अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व होता है, वो कमजोर तत्वों को उनके रासायनिक ढांचे से पूरी तरह धकेल कर बाहर निकाल देता है। विस्थापन के सिद्धांत को करीब से देखने पर पता चलता है कि कैसे एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु किसी घोल में घुलकर कमजोर धातु को बाहर कर सकती है। और अगर सोने जैसी अछूती नोबल धातुओं को पिघलाना हो, तो उसके लिए एक्वा रेजिया जैसे अत्यधिक शक्तिशाली और संक्षारक एसिड मिश्रण की जरूरत पड़ती है। तत्वों का ये नाटकीय और प्रतिस्पर्धी व्यवहार एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन रासायनिक लड़ाइयों में कौन सा तत्व जीतेगा, इसकी भविष्यवाणी आखिर की कैसे जाए? इसका सीधा सा जवाब है ये प्रतिक्रियाशीलता पावर रैंकिंग। इसे एक थर्मामीटर की तरह समझें, जहां हाइड्रोजन एक रेफरेंस पॉइंट है। अत्यधिक अस्थिर और खतरनाक तत्व एकदम शीर्ष पर मौजूद हैं, जबकि सुरक्षित और कम प्रतिक्रियाशील नोबल धातुएं आराम से सबसे नीचे स्थित है। अब चलते हैं भाग 3 की ओर, आयोनिक बॉन्ड। आइए सूक्ष्म स्तर पर इसके निर्माण को समझते हैं। चूंकि अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व स्थिरता पाने के लिए बेताब रहते हैं, इसलिए वे अपने इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से स्थानांतरण कर देते हैं। ये 2 शक्तिशाली चुंबकों के आपस में जुड़ने जैसा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉक बनाता है। अलग-थलग अणुओं के बजाय ये मिलकर विशाल और ठोस क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, जो रसायन विज्ञान की दुनिया का सबसे मजबूत गोंद माना जाता है। इनकी परमाणु संरचनाएं इतनी सख्त होती हैं कि साधारण नमक यानी टेबल सॉल्ट का ही उदाहरण लें, ये 1074 केल्विन के अत्यधिक तापमान पर जाकर पिघलता है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ठोस अवस्था में ये बिजली का संचालन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन पानी में घुलते ही या पिघलने पर ये शानदार कंडक्टर बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, पृथ्वी से धातु निकालना यानी हमारी दुनिया की अहम सामग्रियों की कटाई कैसे होती है। जमीन से सामग्री निकालने की यह वास्तविक प्रक्रिया बहुत ही लॉजिकल है। इसके 3 स्पष्ट चरण हैं। सबसे पहले कच्चे अयस्क से अशुद्धियां हटाई जाती हैं, फिर अत्यधिक गर्मी का इस्तेमाल करके उसे मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है, और अंत में ऑक्सीजन को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। निष्कर्षण की यह पूरी प्रक्रिया इंजीनियरों के लिए किसी मास्टर मैप से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि किसी तत्व की रैंकिंग ही ये तय करती है कि उसे कैसे निकाला जाएगा। कम प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं के लिए केवल गर्मी से काम चल जाता है,
लेकिन अगर धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है तो उसे अलग करने के लिए बिजली यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे चरम कदमों की जरूरत पड़ती है। इन अलग-अलग विधियों की तुलना करना वाकई अद्भुत है। एक तरफ थर्माइट प्रतिक्रिया की असीमित और उग्र ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल रेलवे पटरियों को स्थायी रूप से वेल्ड करने के लिए किया जाता है, और दूसरी तरफ बिल्कुल सटीक और नियंत्रित विद्युत निष्कर्षण है जिसका उपयोग अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं को शांत तरीके से निकालने के लिए होता है। अंत में भाग 5 पर आते हैं, मिश्र धातु और धातुओं की सुरक्षा। ये हमारी दुनिया के संरक्षण और अपग्रेड से जुड़ा है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि प्रकृति हमेशा धातुओं को उनकी मूल प्राकृतिक ऑक्साइड अवस्था में वापस खींचना चाहती है। चांदी का काला पड़ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का धीरे धीरे हरा हो जाना, या पानी और हवा के संपर्क में आने पर लोहे का परत दर परत जंग खाकर टूट जाना, ये क्षरण या करोजन हर इंजीनियर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस निरंतर क्षय को रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल एक बेहतरीन ढाल का काम करता है। या फिर हम इतिहास से भी सीख सकते हैं, जैसे दिल्ली का 1600 साल पुराना लौह स्तंभ, जिसमें एक ऐसा जंग प्रतिरोधी गुण विकसित किया गया था जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी अचरज का विषय है। महारत का एक और शानदार स्तर मिश्र धातु यानी एलॉयज बनाना है। तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाकर हम साधारण धातुओं के गुणों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इससे ही हमें रोजमर्रा की बेहतरीन सामग्रियां मिलती हैं, जैसे गगनचुंबी इमारतों के लिए टिकाऊ स्टील, सुरीले संगीत वाद्ययंत्रों के लिए पीतल और ऐतिहासिक रूप से मजबूत हथियारों के लिए कांस्य। तो इस पूरे ट्यूटोरियल को समेटते हुए सबसे अहम निष्कर्ष ये निकलता है, प्रतिक्रियाशीलता रैंकिंग में किसी धातु की स्थिति ही उसकी पूरी रासायनिक नियति तय करती है। परमाणु बॉन्ड बनने से लेकर कारखानों में उसके निष्कर्षण के तरीके और यहाँ तक कि समय के साथ उसके क्षय होने तक की पूरी कहानी इसी एक बुनियादी नियम से निर्धारित होती है। मानवता लगातार इन रासायनिक नियमों को समझकर अविश्वसनीय संरचनाओं का निर्माण कर रही है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि भविष्य के इंजीनियर इन बुनियादी नियमों का लाभ उठाकर आगे कौन सी नई, उन्नत और लगभग अविनाशी सामग्रियां तैयार करेंगे। खोज का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।